मसीह का तमाम ये संबोधिवाल है, कैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मनी 9 के पसंदीदा कार्यक्रम मनी सेंट्रल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। आपकी जेब से लेकर के देश की अर्थव्यवस्था पर असर डालने वाली तमाम महत्वपूर्ण खबरें लेकर के हम पहुंच चुके हैं अपने स्टूडियो और इन तमाम खबरों के विश्लेषण के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार पवन कुमार जी। पवन जी, सबसे पहले तो कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। तो पवन जी के साथ तमाम खबरों का विश्लेषण शुरू करें उससे पहले आपको फटाफट बता देते हैं कि आज के मनी सेंट्रल में हम किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करने वाले हैं। तो नजर डालते हैं सबसे पहले ऑन द शो पर बीएसएनएल के ग्राहकों को बड़ी राहत। जी हाँ, क्या है पूरी खबर और किस तरीके से बीएसएनएल ग्राहकों को राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है, इस पर होगी बातचीत। इसके बाद बात करेंगे पेटीएम की। क्या बीत गया है पेटीएम का बुरा वक्त, क्या कुछ अपडेट है पेटीएम को लेकर के, नतीजे आए थे कल, आज क्या अपडेट है बताएंगे थोड़ी देर में। म्यूचुअल फंड कर्मी भी इनसाइडर ट्रेडिंग के दायरे में, पूरी डिटेल होगी जो है थोड़ी ही देर में आपके सामने। भारत नहीं उठा पाया ट्रेड वार का फायदा, कौन सी ट्रेड वार की बात कर रहे हैं और किस तरीके से भारत को इसका लाभ नहीं मिला है, ये भी आज की चर्चा का हिस्सा होगा। इसके अलावा बाजार में आएंगी नई बीमा कंपनियां, इंश्योरेंस सेक्टर को लेकर के नई बहुत सारी अपडेट्स आ रही हैं और लगातार हम आपको इस पर अपडेट कर रहे हैं किस तरीके से जीएसटी को लेकर के या फिर तमाम पहलुओं को लेकर के बातचीत हो रही है। और आज की नई अपडेट भी थोड़ी देर में आपके सामने होगी। और इसके अलावा चावल एक्सपोर्ट से हटी है एक और पाबंदी, इसका क्या असर होगा शेयर बाजार पर और चावल कंपनियों के ऊपर, इस पर भी होगी बातचीत। लेकिन इन सब के बीच में शुरुआत करेंगे बीएसएनएल से जुड़ी खबर के साथ। सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल के ग्राहकों के लिए राहत देने वाली खबर आई है। कंपनी के चेयरमैन ने कहा है कि प्राइवेट कंपनियों की तरफ से टैरिफ बढ़ोतरी के बावजूद निकट भविष्य में उनकी तरफ से टैरिफ महंगा करने की कोई योजना नहीं है। चेयरमैन ने बताया कि कंपनी की प्राथमिकता फिलहाल ग्राहकों का भरोसा जीतना है। जुलाई में जब निजी टेलीकॉम कंपनियों ने टैरिफ महंगे किए थे तो उसका फायदा बीएसएनएल को मिला था। कई ग्राहकों ने निजी कंपनियों की सेवा को छोड़ करके बीएसएनएल की सेवा को चुना था। टेलीकॉम रेगुलेटर टीआरएआई के आंकड़े बताते हैं कि जुलाई के दौरान एयरटेल के ग्राहक करीब 17 लाख घट गए थे। वहीं वोडाफोन के ग्राहक 14 लाख और जियो के 7.5 लाख से ज़्यादा कम हुए थे। वहीं दूसरी तरफ बीएसएनएल के ग्राहक 29 लाख से ज़्यादा बढ़ गए थे। सर, ये जो टैरिफ वॉर है उसमें बीएसएनएल पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, क्या असर होगा और किस तरीके से इसका लाभ होगा बीएसएनएल को? विपुल, जब हम लोग बात करते हैं ना बीएसएनएल की, तो मुझे बड़ा स्लैंग सा एक प्रोवर्ब याद आता है जिसमें कहते हैं ना कि वो गवाह सुस्त और मुद्दई चुस्त। हम सब लोग बात करते हैं क्योंकि इस देश की सरकारी कंपनी है। हम लोग एक सरकार के जो एसेट्स हैं उससे एक जुड़ाव सा महसूस करते हैं। बहुत स्वाभाविक है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिसको देख के बहुत हंसने की कोई गुंजाइश हो। बीएसएनएल को दूसरे जो ऑपरेटर्स हैं उससे कम्पीट करने की ज़रूरत है। अब बात तो बीएसएनएल की हम कर रहे हैं, लेकिन बीएसएनएल भी तो इस लायक बने। आप देखिए जिस जो नंबर है इनके पास कस्टमर्स का, वो 8 करोड़ है इनके पास। आप वोडाफोन देखेंगे उसके पास 22 करोड़, 21.5 करोड़ के आसपास कस्टमर्स हैं। एयरटेल पे चले जाइएगा आप तो आपको करीब 39 करोड़ कस्टमर मिलेंगे। और रिलायंस के पास, जियो के पास चले जाएंगे तो आपको करीब 48 करोड़ कस्टमर्स मिलेंगे। इस पूरी लड़ाई में जब से बीएसएनएल है, बाकी जो दूसरे एयरटेल हैं, वीआई है, जो वोडाफोन है, उसमें बीएसएनएल अब तक लगातार स्ट्रगल कर रहा है। आप देखिए 4G का रोल आउट चल रहा है, सब जगह ट्रायल बेसिस पे है। दुनिया जो है 5G पे शिफ्ट करने जा रही है। ऐसे में जब आपको लगता है कि हम कमज़ोर हैं, हमारे कैंडिडेचर कमज़ोर है, हमारा नेटवर्क कमज़ोर है, हमारे पास जो एसेट्स हैं उसमें फिजिकल और बाकी जो दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कमज़ोर हैं, तो जब आप ये कहते हैं कि साहब हम तो टैरिफ नहीं बढ़ाएंगे, तो कोई बहुत भरोसा नहीं पैदा होता है। लोग कहेंगे कि आप कैसे बढ़ाएंगे, आपको तो कस्टमर भाग जाएगा आप बढ़ाएंगे। तो अभी एक फ़ायदा ये बीएसएनएल देख रहा है कि अगर हम नहीं बढ़ाएंगे टैरिफ, तो क्या जो कुछ ऐसे पेरिफेरल कस्टमर्स हैं जो बाकी दूसरी जगहों पे हैं, जैसे फर्ज करिए ऐसे बहुत सारे नंबर्स आपको मिलेंगे जिसके पास 2 सिम हैं, बिल्कुल, तो क्या वो कस्टमर्स क्या इस तरफ शिफ्ट कर सकते हैं? क्या आप पूछेंगे कि कर सकते हैं, तो मेरा आंसर है कि शायद हाँ, ज़्यादा पक्ष हाँ के पक्ष हैं, लेकिन हो सकता है ना भी सब शिफ्ट करें। लेकिन हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि क्या उसके नंबर बहुत ज़्यादा होंगे क्या? आप इतनी मारामारी के बावजूद इनके पास 29 लाख कस्टमर है जुलाई में। देखिए
एक क्वार्टर के नंबर कस्टमर्स को जोड़ने में एक क्वार्टर का नंबर कोई बहुत ज़्यादा नंबर नहीं होता। चाहे किसी भी क्षेत्र की बात कर लीजिए, चाहे टेलीकॉम की बात कर लीजिए, मैं तो इवन एक कदम दो कदम और आगे जाके बात बोलता हूँ कि एक क्वार्टर में जीडीपी भी अगर इधर से उधर हो जाए तो कोई बहुत ज़्यादा कम से कम चिंता करने वाली बात नहीं है कि एक क्वार्टर जो बहुत बड़ा इंडिकेटर नहीं होता है। तो ऐसे में इनके कस्टमर्स इधर से उधर गए हैं तो उसमें कंपनी का बहुत बड़ा गेन है रेवेन्यू के हिसाब से, इवन कस्टमर बेस के हिसाब से मुझे ऐसा नहीं लगता है। तो अगर ये नहीं बढ़ाएंगे तो कस्टमर्स यहाँ टिके रह सकते हैं, कुछ आ भी सकते हैं, लेकिन उसमें वो बहुत सब्सटेंशियल नंबर जोड़ पाएंगे, मुझे इसमें थोड़ा डाउट लगता है। बात आपकी सही है सर, लेकिन मान लीजिए कि अगर वो नंबर जुड़ भी जाते हैं, अगर मान लीजिए इस बात पे अगर हम आते हैं, लेकिन उसके बाद फिर क्या होगा? क्योंकि एयरटेल हो या वोडा का जिक्र किया, रिलायंस का, इन्होंने खुशी खुशी तो आरपूज नहीं बढ़ाए भाई, दबाव था। और आगे की टेक्नोलॉजी को अगर इनको आगे लेके जाना है, 5G 6G की तैयारी करनी है तो पैसे चाहिए होंगे। तो BSNL अगर आरपूज नहीं बढ़ाने की रणनीति पे कितने दिन सर्वाइव कर पाएगा? एक ये भी तो सवाल है कि जो लोग आपके आधार पे आ रहे हैं और आपके ऊपर अगर फाइनेंशियल बर्डन पड़ेगा तो आज नहीं तो कल आपको ये टैरिफ बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि समय की डिमांड है, और तो वो उस पर फिर भाग भी जाएंगे। देखिए क्या होता है ना, अब बिजनेस में एक मोमेंट होता है विपुल, जब उसका फ़ायदा आप उठाते हैं, लेकिन इसका फ़ायदा ओकेजनली उठाया जा सकता है जब आपके कस्टमर्स उस फेयर वॉर में या प्राइस वॉर में शामिल होते हैं और आप उसमें से बचते हैं। शायद इस बात की कंपनियां उम्मीद करती हैं कि उस प्राइस वॉर में उनका फ़ायदा हो जाएगा, जो पेरिफेरल कस्टमर्स हैं वो हमारे पास आ जाएंगे। ये लंबे समय तक ये गेम चलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन फ़िलहाल कस्टमर्स इनसे जुड़े रहेंगे, ये उसकी एक कोशिश हो सकती है। लेकिन अल्टीमेटली आपका कनेक्शन मैटर करता है, आपके डेटा की क्वालिटी मैटर करता है, आपके वॉइस की क्वालिटी मैटर करता है। आप कहीं भी चले जाएंगे भाई, जियो अभी कुछ साल ही तो हुए हैं और उसके बाद 47 करोड़ के कस्टमर बेस पे बैठा हुआ है, तो कोई बात होगी ना। क्वालिटी ऑफ डेटा बेटर है, क्वालिटी ऑफ वॉइस बेटर है, तो बजाय उसके कि अपनी क्वालिटी बढ़ाइए, आप खाली कस्टमर्स की क्वांटिटी बढ़ाने पे ध्यान देंगे तो वो रिजल्ट मेरे ख्याल से कोई बहुत फ़ायदेमंद आपके फेवर में नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं जरा पेटीएम की। जी हाँ, फिनटेक कंपनी पेटीएम को बड़ी राहत मिली है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI ने नए UPI ग्राहक जोड़ने की मंजूरी दे दी है। इस साल जनवरी में रिजर्व बैंक ने पेटीएम पर नए UPI ग्राहक जोड़ने पर रोक लगा दी थी। इस बीच कंपनी के तिमाही नतीजे भी आए हैं और सितंबर तिमाही के दौरान कंपनी को 928 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। हालांकि ये मुनाफा में कंपनी को पास एक मुश्त जो आय आई है उसकी भी हिस्सेदारी देखने को मिली है, जो कंपनी ने जोमेटो को अपना कारोबार बेचा था। लेकिन इन दोनों खबरों के बाद बुधवार को शेयर बाजार में कंपनी के शेयर में तेजी देखने को मिली। बड़ी राहत सर, लगा था कि सब कुछ पेटीएम जो है अब समाप्त होने जा रहा है, ऐसे में थोड़ी थोड़ी राहत जो है कंपनी को मिलती हुई दिखाई दे रही है और अब फिर से नए UPI ग्राहक जोड़ने की भी अनुमति मिल गई। कैसे देख रहे हैं इस खबर को? एक कहानी इस पर सुनाता हूँ आपको विपुल। क्या है कि ये ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज है। UPI की कहानी, डिजिटल पेमेंट की कहानी, ये सारी कहानी आप जाइएगा 2016 के नवंबर से शुरू करिए, जब नोटबंदी हुई। उसके पहले भी कोशिश चल रहे थे, लेकिन उसमें कुछ बहुत मज़ा नहीं आ रहा था। तो एकदम से जो बूम हुआ उसके बाद हुआ, उसके बाद सडनली ध्यान आया कि अच्छा ये तो हो सकता है और इसके ज़रिए दो पर्पस सॉल्व हो सकते हैं। एक तो हम जस्टिफाई कर सकेंगे कि नोटबंदी की वजह ये थी, हम चाहते थे डिजिटल पेमेंट ज़्यादा हो, क्योंकि वो बेसिक रीज़न तो नहीं था, रीज़न तो कुछ और था। तो खैर उसके बाद जो बढ़ा, आप किसी ने काम नहीं किया इस देश में। एक कॉस्ट ऑफ कैश होता है। कॉस्ट ऑफ कैश होता है जब आप क्या करते हैं, प्रिंटिंग करते हैं, उसको इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करते हैं, उसकी क्लीनिंग करते हैं, ATM तक पहुंचाते हैं। ऑस्ट्रेलिया की एक यूनिवर्सिटी ने इस पर स्टडी किया था, हमने नहीं किया, जान लीजिएगा। अच्छा। तो उसने स्टडी की और उसमें पता चला कि हम लोग 30,000 करोड़ रुपए हर साल खर्च करते हैं ट्रांसपोर्टेशन पे, क्लीनिंग पे, स्टैशिंग पे, उसको ATM में डालते हैं, नॉर्थ ईस्ट के कई इलाकों में उसको हेलीकॉप्टर से भेजते हैं, उस सब पे तो 30,000 करोड़ के आसपास कैश खर्च करते हैं रुपए के, कोई इधर से उधर। अब आ जाइए इस पे, डिजिटल पे। डिजिटल पेमेंट बहुत बड़ा है। 2000 उसी की पैदाइश हैं। आप UPI और पेमेंट, पेटीएम और दूसरे जो और कंपनी देख रहे हैं जो डिजिटल स्पेस में, उसी की पैदाइश हैं। आप देखिए 2024 के अंत तक, यानी मार्च 2024 तक इस देश में 60% कैश का कारोबार था। 60% जो था वो कैश तब भी था। मतलब ऐसा नहीं कि नोटबंदी के बाद वो खत्म हो गया। 60% कारोबार अभी कैश में हो रहा है, लेकिन तब भी 38-39% के आसपास कारोबार UPI पे चला, मतलब डिजिटल पेमेंट पे चला गया। तो अब आप आइए उसमें एक कंपनी जिसमें पेटीएम को पिछले कुछ कारणों से, जिसमें
जिसमें फ्रॉड डाटा तो मैं नहीं कहूँगा, मतलब जो जिस कारण उस तरह का डेटा जो जिसमें आप एग्रेवेट करते हैं, जिसमें आप इन्फ्लेट करके बताते हैं आरबीआई, तो आरबीआई देखिए इस देश का सबसे स्ट्रांग और सबसे टफ रेगुलेटर है। उस एक्शन के बाद पेटीएम को थोड़ा सा मतलब थोड़ा डाउन हुआ, लेकिन अभी वो थर्ड मार्केट प्लेयर है, आप समझिएगा। इससे फ़ायदा होगा कि लोगों के पास स्पेस ज़्यादा होगा, लोगों के पास ऑप्शन ज़्यादा होंगे डिजिटल पेमेंट करने के, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको पेटीएम के ज़रिए काम करने में दिक्कत आ रही थी। तो अब उनके पास एक ऑप्शन है। प्लस मार्केट में भी आपने जो हाल देखा है, पेटीएम के दुनिया भर के लोग हैं जो पेटीएम के शेयर लेके बैठे हुए हैं। बिल्कुल। उन सबके लिए कुल मिलाकर एक ऐसी खबर कल के आरबीआई के रिलैक्सेशन के बाद रहेगी। तो ये नतीजा, ये जो देख रही है उसी का नतीजा है। और शेयर बाजार ने इसको वेलकम किया है। 7.5% से ज़्यादा पेटीएम के शेयर में बुधवार के कारोबारी सत्र में मजबूती देखने को मिली है। लेकिन इन सबके बीच में म्यूचुअल फंड कंपनी के कर्मचारी और ट्रस्टी भी अब इनसाइडर ट्रेडिंग के दायरे में आएंगे। म्यूचुअल फंड कंपनी के कर्मचारी, ट्रस्टी या इनके रिश्तेदारों की तरफ से कंपनी की किसी स्कीम में अगर 15 लाख रुपए या फिर इससे ज़्यादा की ट्रांजैक्शन की जाती है, या फिर किसी एक तिमाही में बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन होते हैं, तो उन ट्रांजैक्शन पर इनसाइडर ट्रेडिंग का नियम लागू होगा। इस तरह के सभी ट्रांजैक्शन की जानकारी म्यूचुअल फंड कंपनी के कंप्लायंस अधिकारी को 2 दिन के भीतर उपलब्ध कराना जरूरी है। कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने आदेश दिया है। ये नियम 1 नवंबर से लागू भी हो जाएंगे। 2 सवाल हैं सर। पहला तो ये कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या ऐसे कुछ मामले सामने आ रहे थे जिसकी वजह से ऐसा लगा कि म्यूचुअल फंड में निवेश में भी इनसाइडर ट्रेडिंग हो रही है, और इसके क्या कुछ लाभ आपको दिखाई दे? देखो, इनसाइडर ट्रेडिंग के प्रति जो सख्त रवैया है, ये तो सबसे पहले जो टेलीविज़न बिजनेस चैनल्स हैं उसके पत्रकारों पर भी लागू होनी चाहिए। बिल्कुल सही। और उसके एडिटर्स पे तो बिल्कुल लागू होनी चाहिए। ये बात आपकी सही है, बिल्कुल। और हालांकि बीच में बहुत लोगों को सख्ती हुई है। हम लोग यहाँ आकर बात करते हैं और हमारा व्यूअर ये कहेगा कि साहब ये अपने बारे में तो बात नहीं करते हैं। उस सब पे बराबर लागू होना चाहिए। बिल्कुल सही बात। देखिए क्या है, एक अवेयरनेस है, थोड़ा सा मार्केट को आपको डिसिप्लिन करना है, मार्केट को थोड़ा हार्मोनाइज करना है। तो ये जो आप देखते हैं ना, एएमसी कंपनी है, इनका बड़ा लार्ज बेस है, और लार्ज बेस के अलावा इनके बड़े ढेर सारे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ वगैरह हैं। तो इसमें इनसाइडर ट्रेडिंग की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। चांस बहुत बनता है कि ये ससेप्टेबल हैं, ये वल्नरेबल हैं, ये वो वाला लॉट है। तो अब देख रहे हैं कि साहब ये कह रहा है कि आप एक क्वार्टर में 15 लाख का अगर ट्रांजेक्शन आप करते हैं तो आपको उसके जो कंप्लायंस ऑफिसर है उसको आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। आप उसके अलावा बाकी जो रिलेटिव्स हैं, जो और सीनियर ऑफिसर्स हैं उस कंपनी के, उस सब पे ये सब नियम लागू होगा। तो ये एक संकेत है। देखिए ऐसा नहीं है कि अगर सेबी ढूंढने निकलेगी तो बड़े लार्ज नंबर पर ढेर सारे लोग इनसाइडर इंफॉर्मेशन के साथ ट्रेडिंग करते हुए नजर आ जाएंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा कहीं भी नहीं है। लेकिन कुछ परसेंटेज है जिसकी वजह से मार्केट पूरा डिस्टॉर्ट होता है, मार्केट पूरा बदनाम होता है। तो उस वजह से ये ट्रांजैक्शन, मैं ये मान के चलता हूँ कि मार्केट में थोड़ी एक हार्मनी आएगी, मार्केट में तो ट्रांसपेरेंसी आएगी, मार्केट में एक थोड़ा बेहतर ऑनेस्टी से काम करना मार्केट में का माहौल बनेगा। क्योंकि भाई इन्फॉर्मेशन तो रहती है। फिर अब मान लीजिए कि किसी एक कंपनी में कोई म्यूचुअल फंड कितने शेयर उठाने जा रहा है, ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास है, मुझे लगता है सर रिलेटिव को इसीलिए जोड़ा होगा कि आप किसी रिलेटिव को इन्फॉर्मेशन दे दें तो वो इस इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा उठाए, क्योंकि उसको पता है कि म्यूचुअल फंड किसी शेयर को अगर उठाएगा तो उसमें तेज़ी तो आएगी। तो शायद ये इसको रोकने के लिए कि अनड्यू एडवांटेज ना मिले, क्या इसी वजह से ये नियम लाए गए? ये संभव है। ये जो आप बात कह रहे हैं उस लिहाज से जो नियम ये लाया गया है ये बहुत इफेक्टिव काम करेगा। देखिए ऐसे तो अब रिलेटिव में क्या है, रिलेटिव में कल को मान लीजिए इंस्टेंट जो इमीडिएट रिलेटिव में मानते हैं आप और आपके, मैं वाइफ का नाम लेता हूँ चलिए, फिर लेकिन बाकी आप ये काम तो देखिए किसी से भी करवाया जा सकता है। हाँ, बात सही है। लेकिन यह है कि फिर उतना आप कर नहीं सकते, उतना आपके पास वेयर विथॉल नहीं है कि आप सबको उससे रिलेटेड जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सबको जाके आप पकड़े। वो पॉसिबल नहीं है, फिजिकली पॉसिबल नहीं, नॉट इवन अदरवाइज। तो लेकिन यह है कि इससे फिर भी एक मार्केट में शांति और मतलब लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने में मदद मिलेगी। एक डर भी रहेगा कि चलिए भाई इसका मतलब ये है कि नियम आ गया, इसका मतलब नजरें तो हैं, डेटरेंट का काम करेगा। बिल्कुल डेटरेंट का काम करेगा। इस बीच अमेरिका और चीन के बीच चल रहे ट्रेड वार का भारत को उतना फायदा नहीं हुआ है जितना फायदा बाकी एशियाई देशों ने उठाया। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट ये बताती है कि ट्रेड वॉर का भारत से ज़्यादा फायदा वियतनाम, दक्षिण कोरिया और ताइवान को हुआ है।
अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर 2017 से शुरू हुआ था और तब से लेकर के अभी तक अमेरिकी इंपोर्ट में भारतीय एक्सपोर्ट की हिस्सेदारी सिर्फ 60 बेसिस पॉइंट जी हाँ, सिर्फ 60 बेसिस पॉइंट बढ़ करके 2.7% तक पहुंची है। वहीं इसी दौरान अमेरिकी इंपोर्ट में चीन की हिस्सेदारी 8% घटी है और ये घट करके 14% तक आ गई है। तो इसमें भारत की हिस्सेदारी लगभग नगण्य मान सकते हैं, महज 60 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी हुई है। सर, ये आंकड़े तो बड़ी मतलब सरप्राइज आंकड़े दिखा रहे हैं, क्योंकि सब लोग तो ये मान के चल रहे थे, कम से कम हमारे यहाँ तो ये लोग यही मान के चल रहे थे ट्रेड वॉर का फ़ायदा भारत को सबसे ज़्यादा होगा। ऐसा होता हुआ तो नहीं दिखाई दिया। विपुल, पहले इस पे बात कर लेते हैं कि जो ट्रेड वॉर है इसमें इसका इन्होंने डेट क्या रखा है। इन्होंने जो सर्वे किया 2017 से 2023 के बीच का, राइट, ये किया है ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने। ये एशिया पैसिफिक और जो मिडल ईस्ट हैं, ग्लोबल फोरकास्टिंग कंपनी है, कायदे से आप समझिए इसको जी। इकोनॉमिक एडवाइजरी फर्म है किसका? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का। ये एक ऐसा यूनिट है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो अपने मतलब खुद कमाने और खुद खाने वाला है। इसने ये एडवाइजरी से, मार्केट सर्वे से, मेरे ख्याल से मॉनेटरी गेन इनका होता होगा। खैर छोड़िए, हम सिर्फ इसलिए ये बात कह रहे थे आपको कि आपको ये पता चले कि जिस ऑर्गेनाइजेशन ने ये सर्वे किया है, जिस ऑर्गेनाइजेशन ने के ये आंकड़े हैं फोरकास्ट किया, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है। तो इससे क्रेडिबिलिटी स्थापित होता है कि ये बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है पूरी दुनिया में। जब कह रहा है तो इसको कोई बात होगी। अब आ जाइए कि इन्होंने कहा क्या। इन्होंने कहा है कि साहब 2017 से जो ट्रेड वॉर शुरू हुआ 2023 तक भारत का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वियतनाम का फ़ायदा हुआ, ताइवान का फ़ायदा हुआ, साउथ कोरिया का फ़ायदा हुआ, ये सब का। देखिए हमारी दिक्कत क्या है। हमारी दिक्कत है कि हम ना ओल्ड इकोनॉमी मैन्युफैक्चरिंग वाले देश हैं। आप लगा लीजिए कि हमारा 15% के आसपास मैन्युफैक्चरिंग का, 15-17% के आसपास हमारा मैन्युफैक्चरिंग बेस है हमारी जीडीपी का। हम ओल्ड इकोनॉमी में हम उसी में लगे हुए हैं अभी। हम चमड़े में लगे हुए हैं, हम टेक्सटाइल्स में लगे हुए हैं, हम बाकी और जो दूसरी चीज़ों में लगे हुए हैं। वो क्या करते हैं, वो चिप सप्लाई करते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई करते हैं। उस सूरत में हमारे पार्टिसिपेशन और हमारी पूछ कम है। अब जाके जैसे फ़र्ज़ करिए कि हमने PLI लाया है, तो जैसे हम लोग अमेरिका को एक्सपोर्ट कर रहे हैं मोबाइल फ़ोन्स या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, लेकिन इसमें भी आप देखेंगे तो उसके बनाने के लिए जो उसके कंपोनेंट्स हैं वो हम चाइना से मंगवाते हैं। तो जो आप ढूंढ रहे हैं कि आपकी क्रेडिबिलिटी कैसे बनेगी, आप कैसे उस लैडर में कैसे ऊपर जाएंगे, एक्सपोर्ट के लैडर में आपको उसका फ़ायदा क्यों नहीं हो रहा जो बाकी दूसरी इकोनॉमीज़ ले जा रहे हैं, तो वो कैसे होगा। वो अभी आपने शुरू किया, PLI शुरू किया, धीरे धीरे चाइना पे डिपेंडेंसी आपकी कम हो रही है, आप सेल्फ रिलायंट हो रहे हैं। तो अभी अगर शुरू हुआ है 2 साल पहले से ये, तो इसका असर भी दिखने में आपको 5 से 7 साल लगेगा। तब तक बहुत आगे जा रही हैं और ये सारी इकोनॉमीज़ हमसे अब जैसे ग्रोथ की आप बात कर रहे थे, वियतनाम ने 1.7% से अपना एक्सपोर्ट 3.7 कर दिया, ताइवान ने कर दिया, साउथ कोरिया ने कर दिया। हम नहीं कर सकते थे। आपकी लेगा कौन? आप पैदा क्या करते हैं? आप तभी देखिएगा कि जो बाकी इकोनॉमी से हमारा ट्रेड डेफिसिट क्यों कम है, यूएस से क्यों कम है, हमारा साउथ ईस्ट से, हमारा एशियन कंट्रीज से क्यों कम है। आप जहां निगाह डालते हैं वहीं पे ट्रेड डेफिसिट कम है। तो ट्रेड डेफिसिट है हमें वो इसलिए हैं क्योंकि हम जो वो सप्लाई करते हैं उनका वैल्यू ज़्यादा है, और जो हम सप्लाई करते हैं अगर उसका वॉल्यूम भी ज़्यादा है उसका वैल्यू कम है। इसलिए जो उन्होंने अमेरिका को सप्लाई किया उसकी वैल्यू बेहतर रही, उन्होंने ज़्यादा उसका फ़ायदा उठाया, हमने उसका फ़ायदा नहीं उठाया। ये सिर्फ उसने इतनी सी बात है। महत्वपूर्ण बात है। लेकिन ये वाकई में खबर आज की जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग खबर है कि क्यों भारत की इकॉनमी उस बात का फ़ायदा नहीं उठा पाई जिसका फ़ायदा ताइवान, दक्षिण कोरिया जैसे देश उठा ले गए। बीमा रेगुलेटर IRDAI के चेयरमैन देवाशीष पांडा का ये मानना है कि भारत में ज़्यादा बीमा कंपनियों की ज़रूरत है। उद्योग संगठन CII के कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि भारत की 1.4 अरब आबादी के लिए 70 बीमा कंपनियां पर्याप्त नहीं है। उन्होंने ये भी बताया कि रेगुलेटर ऐसी व्यवस्था पर काम कर रहा है जिसके ज़रिए बीमा कंपनी शुरू करने की मंजूरी जल्द से जल्द दी जा सके। उन्होंने कहा कि अमेरिका, यूरोप और जापान की कई बीमा कंपनियों ने भारत में कारोबार शुरू करने पर रुचि दिखाई है। सर, बीमा पक्ष के ऊपर जो है लगातार निगाहें, आवश्यकता भी है और सरकार की निगाहें भी है। कई तरह की छूट भी दी जा रही है। अभी हाल ही में हमने GST वाली खबर ली थी। अब ये कहा जा रहा है कि 70 कंपनियां पर्याप्त नहीं है।
सही बात है ये? देखिए क्या है, इस देश की आबादी बहुत है, 140 करोड़ तो हम बोल ही रहे हैं, अब हम ज़्यादा भी हो सकते हैं। पूरी दुनिया में आप निगाह डालेंगे तो इंश्योरेंस का मार्केट अब एक तो बहुत पुराना है और दूसरा बहुत मजबूत है, उसमें बड़े लार्ज नंबर ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज काम कर रहे हैं। चाइना में आप देखेंगे 250 इंश्योरेंस कंपनियां काम करेंगी, आप करती हुई मिल जाती है आपको। यूरोपियन यूनियन में चले जाइए, 9000 लाइफ, नॉन लाइफ, अदर इंश्योरेंस कंपनीज। आप यूएस में चले जाइए, आपको उतने ही नंबर मिलेंगे, करीब 3500। मतलब क्या हो रहा है आप देखिए ना, नंबर देखिए। जापान में आप देखेंगे तो जापान में और इन जगहों की तुलना में कम है, लेकिन स्पेस यहाँ पे बहुत है। अभी भी पेनिट्रेशन देखते हैं तो हमारे यहाँ कम है। पहले चाहे नॉन लाइफ का पेनिट्रेशन देखिए या लाइफ का देखिए, लाइफ में भी अभी भी इस देश की आबादी का कुल 3% जो है वो इंश्योर्ड है। लाइफ इंश्योरेंस की बात कर रहा हूँ मैं, नॉन लाइफ की बात कर रहा हूँ। 1% इंश्योरेंस है 1% लोगों के पास। तो आप देखिए कि कितना ज़्यादा है। इसमें दो वजह हैं, या तो लोग लेना नहीं चाह रहे हैं, बाकी जो हैं लोग हैं, या फिर इंश्योरेंस कंपनी उन तक एक्सेस नहीं कर पा रही है, कन्विंस नहीं कर पा रही है, उनको अवेयर नहीं कर पा रही है। देखिए 3-4 चीज़ें इस स्पेस में पिछले करीब 10 साल में बड़ी तेज़ी से हुई। जैसे हमारे पास अभी क्या, हमारा एसेट्स क्या है भाई, इंश्योरेंस यहाँ क्यों बूम करेगा, क्यों IRDA का चीफ कह रहा है कि साहब हमारे पास तो 70 कंपनी से काम नहीं चल रहा है, 140 करोड़ की आबादी में और ज़्यादा चाहिए। भाई क्योंकि हमारे पास फेवरेबल डेमोग्राफीज़ हैं, यंग लोगों की तादाद ज़्यादा है, 55 साल के लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है। आप उसके बाद देखेंगे तो हमारे यहाँ मिडिल क्लास जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर रहा है। देखेंगे तो अब हमारा पूरा डिजिटल बिहेवियर पैटर्न बदल चुका है, अवेयरनेस बहुत ज़्यादा आ गया है। इसीलिए आप देखते हैं ये फोर्स ही कर रहे हैं कि आगे चल के एकदम से बहुत तेज़ी आएगी इंश्योरेंस में। ये जो कंपनियां हमारे पास हैं, ये ऑप्शंस देने में ये इनसे हो नहीं पाएगा उतना। पोस्ट पेंडेमिक इसमें शिफ्ट बहुत तेज़ है। तो इसीलिए आप देखेंगे कि आप जिस सबसे 15 साल पहले की तुलना अगर आप करेंगे तो इंश्योरेंस कंपनियों के लाइसेंस के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसमें काफ़ी हद तक एक ठहराव आया है, एक थोड़ी सी यूनिफॉर्मिटी आई है, और मतलब उसको थोड़ा सा सरकार ने ईजी किया है ताकि ज़्यादा चक्कर न लगाने पड़े। यही वजह देख रहे हैं कि सीधा बाहर से आकर कंपनियां यहाँ की कंपनियों को खरीद रही हैं, जिसमें स्विट्ज़रलैंड की कंपनी है, जब से कोटक महिंद्रा को देखा आपने, तो सीधा आके मतलब मेजॉरिटी शेयर खरीद रही हैं। तो वो अवेयरनेस है। तो जो वर्ल्ड लेवल की इंश्योरेंस कंपनी हैं जिनके पास ऑलरेडी इतने सालों का अनुभव है, वो आएंगी तो मार्केट में थोड़ी डेप्थ भी आएगा, उस तरह मार्केट में एक्सपीरियंस आएगा। जिनके पास जो 100 साल से काम कर रहे हैं वो अपना एक्सपीरियंस लेके आएंगे, टेक्नोलॉजी लेके आएंगे। तो वो ओवरऑल इस देश में अभी बहुत स्कोप है, और मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि अगले 2 साल में आप देखिएगा कि आधे दर्जन नई कंपनियों को अगर लाइसेंस मिल जाए तो। ठीक। इस बीच मिडिल ईस्ट के संकट की वजह से सरकार का फर्टिलाइजर सब्सिडी बिल बढ़ सकता है। तनाव की वजह से मिडिल ईस्ट के देशों से फर्टिलाइजर सप्लाई प्रभावित होने की आशंका है, जिस वजह से फर्टिलाइजर पर लागत बढ़ेगी। सरकार ने पूरे वित्त वर्ष 2024-25 में 1.64 लाख करोड़ रुपए फर्टिलाइजर सब्सिडी का लक्ष्य रखा है, लेकिन यह आशंका है कि मिडिल ईस्ट के संकट की वजह से फर्टिलाइजर बिल लक्ष्य के मुकाबले 8-9% बढ़ सकता है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान सरकार का फर्टिलाइजर सब्सिडी बिल 1.88 लाख करोड़ रुपए था। सर, इसी तरह की स्थिति जो है वो पिछले साल भी देखने को मिली थी, जब हमने देखा था रूस यूक्रेन वॉर चल रही थी। इस बार फिर से जो है वो बढ़ सकता है बिल। कैसे पढ़ें, कैसे समझें इस खबर को? क्या है विपुल कि हमारे पास जो फर्टिलाइज़र सब्सिडी है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि सरकार ने बजट में फर्टिलाइज़र सब्सिडी के लिए कितना बजट कर रखा है, कितना फंड दे रखा है। फर्टिलाइज़र हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है और मिडिल ईस्ट क्राइसिस क्यों इंपॉर्टेंट है? मिडिल ईस्ट क्राइसिस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा ज़्यादातर वो देश जो मिडिल ईस्ट क्राइसिस में आज न कल इन्वॉल्व हैं या इन्वॉल्व होंगे, वो सब या तो फिजिकली इन्वॉल्व हैं, या नहीं तो कम से कम इतना ज़रूर है। जैसे फ़र्ज़ करिए कि एक उदाहरण दे रहा हूँ कि हम लोग रेड सी के रास्ते मंगवाते हैं फर्टिलाइज़र के इनपुट्स। जैसे मान लीजिए कि जॉर्डन से हम लोग 50% पोटाश मंगवाते हैं, जैसे इजराइल से हम लोग 50% देखेंगे तो DAP वहीं से आता है। उसमें मोरक्को इन्वॉल्व है, उसमें और एक दो और मिडल ईस्ट की इकोनॉमीज़ इन्वॉल्व हैं जहाँ से हम लोग फर्टिलाइज़र के इनपुट्स मंगवाते हैं। तो एक तो रास्ता, दूसरा उस देश में जो इम्पैक्ट हो रही हैं इन मिडल ईस्ट क्राइसिस में, दोनों तरीके से देखेंगे
तो फर्टिलाइज़र में आने का आप फर्टिलाइज़र आने का खर्चा बढ़ जाएगा। जब खर्चा बढ़ जाएगा तो आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, फंड मैनेज करना पड़ेगा, ज़्यादा देना पड़ेगा एलोकेशन। और ये अभी जैसे मान लीजिए अगर बढ़ गया, अखबारों में खबर छपी है तो मैं ये मान के चलता हूँ कि अभी जब सप्लीमेंट्री आएगा, सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स दिसंबर के पार्लियामेंट सेशन में, तो उसमें देखिएगा कि आपकी बढ़ा करके फर्टिलाइज़र में एलोकेट किया हुआ है। फर्टिलाइज़र बहुत इंपॉर्टेंट, फिर भी पिछले साल की तुलना में आप देखिएगा तो इस साल जो फर्टिलाइज़र के लिए जो बजट रखा गया था वो बजट ही कम रखा गया था। अच्छा, ठीक। इस बीच केंद्र सरकार ने चावल निर्यात पर लगाई एक और पाबंदी को पूरी तरह से हटा लिया है। सेला चावल के एक्सपोर्ट पर 10% ड्यूटी अब समाप्त कर दी गई है। अक्टूबर में इस ड्यूटी को 20% से घटा करके 10% किया गया था, लेकिन सरकार के पास चावल का पर्याप्त रिकॉर्ड स्टॉक मौजूद है। साथ में इस साल धान का रकबा बढ़ने से चावल उत्पादन बढ़ने की संभावना भी है। इन वजहों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सेला चावल निर्यात पर लगी 10% एक्सपोर्ट ड्यूटी को खत्म कर दिया है। केंद्रीय पूल में चावल के स्टॉक की बात अगर हम करें तो 1 अक्टूबर को 310 लाख टन चावल का स्टॉक दर्ज किया गया, जो कि अक्टूबर की शुरुआत का रिकॉर्ड स्टॉक है। सर, जिस पर हमने पहले भी बात की थी और तब भी ये अनुमान लगाया गया था कि धीरे धीरे करके जो तमाम जो है एक्सपोर्ट को लेकर के बंदिशें हैं वो हटती हुई दिखाई देंगी, उसी दिशा में बढ़ा हुआ कदम है। हाँ विपुल, इस पे चावल और फर्टिलाइज़र क्योंकि साथ ही साथ एक दूसरे से रिश्ता रखते हैं, पर मैं एक दो बात जो मुझे कह देनी चाहिए थी पिछले बातचीत में, वो ये कि अगर आप देखिएगा अभी जो इनपुट्स हमारे आ रहे हैं, जो फर्टिलाइज़र जो पैदा करते हैं जो बाकी देश, तो उसमें देखेगा तो सल्फ़र में 35% ऑलरेडी स्पाइक है, और अमोनिया दिखेगा तो उसमें 20% 15% स्पाइक है, DAP 24% स्पाइक है। इसलिए जो स्पाइक है तो फर्टिलाइज़र की कीमतें बढ़ी, उसको हम लोगों ने पहले से फोर्सी किया है, तो इसलिए वो एलोकेशन बढ़ाए जाने की संभावना हो सकती है। अब आ जाइए चावल पे। देखिए चावल पे क्या हुआ, इस बार हमारे यहाँ बड़ी अच्छी बारिश हुई, बड़ा अच्छा खरीफ की फसल लगी। हम समझ रहे हैं कि जो प्रॉब्लम्स हम लोगों ने फोर्सी किया था लास्ट ईयर और जिसकी वजह से चावल के निर्यात पर बैन लगाया और कुछ ऐसे चावल निर्यात होने दिए जिसमें हमने ड्यूटी बढ़ाई, वो सब हटा के मार्केट को बिल्कुल एकदम फ्री करने का वक्त आ गया। अभी कोई दूर दूर तक कोई संभावना नहीं दिख रही है। हालांकि देखिए अभी चुनाव चल रहा है, चुनाव अनाउंस हो गया है, बावजूद उसके सरकार ने बाकायदा परमिशन लेके, इलेक्शन कमीशन से परमिशन लेके तब ये काम किया है। ये मुतमईन है कि इस वक्त बहुत कंजीनियल एटमॉस्फेयर है निर्यात करने के लिए, और अभी कोई प्रॉब्लम फोर्सी ये नहीं कर रहे हैं। चलिए सर, आज की चर्चा को अब समाप्त करने का वक्त आ गया है। पवन जी, आज की इस चर्चा में आप जुड़े, तमाम महत्वपूर्ण खबरों का आपने विश्लेषण किया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। धन्यवाद। तो फिलहाल मनी सेंट्रल को अब समाप्त करने का वक्त आ गया है, लेकिन आप लोग लगातार मनी 9 के साथ बने रहिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए और मुझको दे दीजिए इजाज़त। फिलहाल के लिए नमस्कार। ऐसे ही का तमाम ये कमोड